नमस्कार। सुबह सुबह में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बरखा बली। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिका भारत के साथ एक शानदार ट्रेड डील करेगा। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के दौरान नाटो महासचिव मार्क रूटे के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर प्रस्तावित टैरिफ को फिलहाल वापस लेने का फैसला किया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जानकारी दी। दावोस में आयोजित वैश्विक पैनल AI पावर प्ले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत को एक प्रमुख AI शक्ति के रूप में पेश किया है। भारत की रणनीति केवल बड़े मॉडल्स बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि किफायती और प्रभावी AI मॉडल्स पर ध्यान दे रहे हैं। नागपुर में खेले गए पहले T20 में भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रन से हरा दिया है। 238 रन के टारगेट का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन ही बना पाई। और मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि मौसम एक बार फिर करवट बदल रहा है। यूपी में आने वाले 5 दिनों तक भारी बारिश और आंधी चल सकती है, जिसके बाद ठंड एक बार फिर अपना असर दिखाएगी। सुबह सुबह बात खुशी की, बात जीत की। टीम इंडिया ने नागपुर में हुए पहले T20 मैच में न्यूजीलैंड को 48 रन से करारी शिकस्त दी है। 5 T20 मैच की इस सीरीज में अब टीम इंडिया को 1-0 की बढ़त है। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 238 रन का विशाल स्कोर बनाया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड निर्धारित 20 ओवर में सिर्फ 190 रन ही बना सकी। टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह। तो देखिए, ODI सीरीज हारने के बाद भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज का जो आगाज है वो जीत के साथ किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है वो दिया है। बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर दिखाया कि क्यों उनको दुनिया का सबसे खतरनाक ओपनर कहा जाता है। अभिषेक शर्मा ने महज 35 गेंद पर तूफानी 84 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 8 शानदार छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 240 का रहा, जो अपने आप में अद्भुत है। अभिषेक शर्मा को ही मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। तो देखिए, अभिषेक की तूफानी पारी की अगर बात करें तो उन्होंने 84 रन बनाए थे 35 गेंदों पर, 4 चौके और 6 छक्के उन्हें माने। कहीं ना कहीं ओपनिंग की अगर बात करें तो ओपनिंग में ही अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। आप रन देख सकते हैं, 84 रन 35 गेंदों में बनाए हैं उन्होंने, और 5 चौके और 8 छक्के उन्होंने मारे। कहीं ना कहीं उनका स्ट्राइक रेट भी बेहतरीन रहा है। 240 स्ट्राइक रेट था अभिषेक शर्मा का। पावर प्ले में ही अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दबाव बना दिया था। इस मैच में रिंकू सिंह ने भी तूफानी पारी खेली है। मिडिल ऑर्डर में रिंकू सिंह ने भी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। लंबे समय बाद T20 में लौटे रिंकू ने यह साबित कर दिया कि वे बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों में नाबाद 44 रन ठोक दिए। इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के जड़े। रिंकू की 30 पारी ने भारत के स्कोर को 230 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। तो देखिए, रिंकू सिंह ने भी अभिषेक शर्मा के साथ बेहतरीन पारी खेली है और कहीं ना कहीं भारत को जिताने में इन दोनों खिलाड़ियों का जो महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में स्मॉग छाया हुआ है। वीडियो इंडिया गेट और कर्तव्य पथ से है। CPCB के मुताबिक इलाके में AQI 281 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली NCR के कुछ हिस्सों में स्मॉग की घनी चादर छाई हुई है। वीडियो पांडव नगर में स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर के पास के इलाके की है। CPCB के मुताबिक इलाके में AQI 377 है, जो बहुत खराब कैटेगरी में है। तो ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली की जो हवा है वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। अब खबर स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। दावोस में भारत की धूम मची हुई है। AI पर भारत के काम और भारत में हो रहे इनोवेशंस की इस विश्व मंच पर जमकर तारीफ हो रही है और इससे AI में भारत की अग्रणी भूमिका और सशक्त हुई है। दावोस में मौजूद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर क्या कहा, वो सुनाते हैं आपको। सारी दुनिया ने आज, और स्पेशली जो AI से रिलेटेड इंडस्ट्री है, वो सब इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भारत एक मेथोडिकल तरीके से 5 के 5 लेयर में काम कर रहा है।
एआई का अगर हम स्टैक देखें कि एआई में क्या है, एआई में 5 एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट है एप्लीकेशन लेयर, यानी किस तरह से एआई का हम उपयोग करें। दूसरा है मॉडल लेयर, यानी जो मॉडल्स बनते हैं वो। तीसरा चिप लेयर, सेमीकंडक्टर वाला लेयर। चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर का, डेटा सेंटर्स का। पांचवा लेयर एनर्जी का। एआई की दुनिया में जो कि 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इस दुनिया में एनर्जी बहुत बड़ा फैक्टर होने वाली है। तो इस तरह के सिचुएशन में एनर्जी से लेके एप्लीकेशन तक भारत का जो मेथोडिकल काम है, उस काम को दुनिया ने और खासकर एआई से रिलेटेड इंडस्ट्री ने बहुत सराहना की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जनपद हापुड़ के दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने नवनिर्मित पुलिस लाइन के निर्माण कार्य और प्रगति का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने निर्माणाधीन जिला कारागार का भी निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों से कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और कार्यदायी संस्था को समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हापुड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि लगातार जनपद के लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि एसआईआर कार्यक्रम को भी जन जन तक पहुंचाना है। वीबीजी रामजी बिल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में पारित ये बिल किसानों और खेतीहर मजदूरों के हित में है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि लगातार जनपद के लोगों की सेवा के लिए लगे हुए हैं। इसी बीच एसआईआर का कार्यक्रम भी हम सबको जन जन के बीच में पहुंचाना है। एसआईआर के माध्यम से जो फेक मतदाता हैं, जो मृतक हो गए हैं या जो 18 वर्ष से कम आयु के गलत कागज दर्शा करके बन गए हैं, ऐसे सभी लोगों का नाम भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप डिलीट हो। हम बीएलओज को मदद करेंगे ऐसे लोगों को चिन्हित करने में। और जो वैधानिक मतदाता की अहर्ता रखते हैं, 18 वर्ष के हो गए हैं या शादी विवाह या किसी अन्य कारणवश माइग्रेट होकर के जिन स्थानों पर रह रहे वहां उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। इस बड़े अभियान को लेकर के हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि बरेली को जल्द ही प्रदेश स्तर का एक आधुनिक आईटी पार्क मिलने जा रहा है, जिसमें कई बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां अपने प्रतिष्ठान स्थापित करेगी। इससे न केवल बरेली बल्कि आसपास के जिलों के युवाओं को भी आईटी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने जानकारी दी कि बरेली के सीबीगंज क्षेत्र में 18 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 8000 वर्ग मीटर क्षेत्र में आईटी पार्क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसका उद्घाटन शीघ्र किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ग्राम दमखोदा में दिवंगत संघ प्रचारक नेमचंद गंगवार की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने पहुंचे थे। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि संघ प्रचारक नेमचंद गंगवार का निधन क्षेत्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जो हमारे मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के अधीन आती है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जो बरेली में स्थापित हो रहा है और जल्द ही उसका शुभारंभ होने वाला है। और ये मैं कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र के लिए खास तौर से हमारे युवा लोग जो आईटी, रिसर्च और तमाम ऐसी चीज़ें जो एआई संबंधित हैं, उसमें काम करने के लिए उनको एक जगह, सुविधाएं, और ये सरकार की यही मंशा है कि जब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल धरातल पे गांव-गांव तक ना पहुँचे तो भारत के लिए व्यर्थ है। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज किया जाए और गांव-गांव तक पहुंचा के लोगों को रोजगार के अवसर और आगे बढ़ने की व्यवस्थाएं और टेक्नोलॉजी से लैस करके जीवन में परिवर्तन लाया जाए। धन्यवाद। हमारे विचार परिवार से जुड़े हुए हमारे यहाँ के सांसद छतरपाल सिंह गंगवार जी के भाई, उनका देहांत आज श्रद्धांजलि देने आए हैं। एक बड़ी क्षति हुई है उनके सामाजिक जीवन में, क्षेत्र में लोगों के बीच में लगाव और उनका योगदान वो भुलाया नहीं जा सकता। चित्रकूट में प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभाग की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं पर मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत की। उन्होंने निराश्रित गौ संरक्षण चारागाहों की कब्जा मुक्ति की समीक्षा भी की।
कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि चित्रकूट धाम मंडल में 1166 अस्थायी गौ आश्रय स्थल, 33 वृहद गौ संरक्षण केंद्र और 14 कान्हा आश्रय स्थल संचालित हैं, जिनमें कुल 2,20,000 निराश्रित गाय मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालन किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। इसके लिए गरीब किसानों को उन्नत नस्ल की गाय दी जाएंगी और नस्ल सुधार अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत किसानों को 25 गायों तक अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। पशुपालन के माध्यम से किसान को मजबूत किया जाए, किसान की आय दोगुनी हो। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसान की आय दोगुनी हो। किसान की दोगुनी आय मात्र खेती से नहीं होगी, पशुपालन से होगी। उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, इसमें पशुपालन का अहम रोल है। हमारे पशुपालन में बहुत अच्छी योजनाएं हैं। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत 25 गायों की स्कीम 64 लाख की है, इसमें 32 लाख का अनुदान है और भी नीचे तक इसको ले गए। दूसरा, लघु पशुओं में बकरी पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, ऐसी इन योजनाओं का लाभ बुंदेलखंड के किसानों को मिले। 1,70,000 की स्कीम है, इसमें 90% का अनुदान है। तो इसी तरीके से लाभकारी योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ किसान को मिलेगा। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर चंदौली पहुंचे, जहां उन्होंने आम लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पुनर्विकास को लेकर विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही मणिकर्णिका घाट पर भी विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। जब कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था, तब विपक्ष ने प्राचीन मंदिरों को तोड़ने और काशी की सांस्कृतिक विरासत से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। लेकिन अब कॉरिडोर और घाट का वास्तविक स्वरूप सामने है। देश और दुनिया के लोग दर्शन करने आते हैं और प्रधानमंत्री के कार्यों की सराहना करते हैं। कैबिनेट मंत्री ने विपक्ष को चेतावनी दी कि लोगों की आस्था पर राजनीति न की जाए। जब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जब भगवान बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बन रहा था, आप सब लोग जानते हैं इस बात को, रोज इसी तरीके की बात ये लोग करते थे, पब्लिक को गुमराह करने का प्रयास करते थे, पूरे देश में गलत संदेश भेजने का प्रयास करते थे। लेकिन जब कॉरिडोर बना और आज देश और दुनिया के करोड़ों लोग बाबा का दर्शन करने जब काशी आते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो प्रयास है, जो उनका काम है, उसकी सराहना करते हैं। प्रतिपक्ष के लोगों को भी पता है कि महाश्मशान का जो भव्य स्वरूप और एक बेहतर सुविधा के साथ सरकार उस कार्यक्रम को जो आगे बढ़ा रही है, जब विरासत को संरक्षित करते हुए जब महाश्मशान का नया कलेवर आपके सामने आएगा, तो आप सब लोग भी संतुष्ट होंगे, जनता फिर सराहना करेगी। तो प्रतिपक्ष को सनातन से कोई लेना देना नहीं है। और आज जो वहां काम हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, हम सब लोग साथ थे, मौके पर हम लोग गए, लेकिन बेवजह की बात, मैंने कहा ना, बाबा विश्वनाथ का जब कॉरिडोर बन रहा था तो रोज यही सवाल खड़ा करते थे कि ये मंदिर टूट गया, ये घर हट गया, तो ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया, यही करते थे। हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए सरकार ने टोल नियमों को और सख्त कर दिया है। अब टोल ना चुकाने वालों पर न केवल जुर्माना लगेगा, बल्कि गाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण कागजों पर भी रोक लगाई जाएगी। टोल बकाया पाए जाने पर किस प्रकार की सेवाएं नहीं मिलेंगी, देखिए पूरी रिपोर्ट। हाईवे पर सफर करने वालों के लिए सरकार ने टोल नियमों को और सख्त कर दिया है। अब टोल न चुकाने वालों पर न केवल जुर्माना लगेगा, बल्कि गाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण कागजों पर भी रोक लगाई जाएगी। अगर किसी भी वाहन पर टोल बकाया पाया गया तो उसे एनओसी, फिटनेस सर्टिफिकेट और नेशनल परमिट जैसी सेवाएं नहीं मिलेंगी। इस बदलाव का मकसद न केवल टोल कलेक्शन मजबूत करना और टोल चोरी को रोकना भी है,
बल्कि भविष्य में लागू होने वाली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम को भी इस बात के लिए ध्यान में रखा गया है। ये बदलाव सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 2026 के तहत किए गए हैं। इस नियम के तहत टोल प्लाजा पर गाड़ी का फास्टैग स्कैन होने पर टेक्निकल खामी या फास्टैग में बैलेंस कम होने पर टोल नहीं कट पाता है। तो ऐसे में वाहनों की टोल बकाया राशि गाड़ी के रिकॉर्ड से जुड़ जाएगी। टोल बकाया होने पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट और नेशनल परमिट नहीं मिलेगा। सरकार का यह कदम भविष्य में शुरू होने वाले मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुल मिलाकर सरकार का ये फैसला नेशनल हाईवे पर अनुशासन और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब टोल न चुकाने का असर सिर्फ टोल प्लाजा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गाड़ी के कागजों और कानूनी प्रक्रिया तक पहुंचेगा। ऐसे में वाहन चालकों के लिए फास्टैग को एक्टिव रखना और समय पर टोल भुगतान करना जरूरी हो जाएगा। 26 जनवरी के नजदीक आते ही लखनऊ के बाजारों में देशभक्ति का माहौल बढ़ने लगा है। हजरतगंज और अन्य प्रमुख बाजारों में खादी के कपड़े और तिरंगे दुकानों की शोभा बढ़ा रहे हैं। ग्राहकों की भीड़ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और दुकानदारों का कहना है कि गणतंत्र दिवस के पास आते ही इन सामानों की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। खादी भंडार और आसपास की दुकानों पर तिरंगों के साथ साथ खादी के कपड़े भी प्रमुख रूप से बिक रहे हैं, जो देश प्रेम का प्रतीक बन गए हैं। ऐसे में राजधानी के बाजारों में आजादी के रंग साफ दिखाई दे रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। मेरे ठीक पीछे उत्तर प्रदेश का विधानसभा है और उस पर लहराता हुआ तिरंगा भारत की शान और पहचान है। तिरंगे के हर रंग में देशभक्ति की भावना है और उसी भावना के साथ जुड़ा है खादी, जो अब सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की पहचान बनता जा रहा है। 26 जनवरी नजदीक है और ऐसे में लखनऊ के हर बड़ी दुकान में खादी के सामान की बिक्री बढ़ती जा रही है। हमारे साथ कुछ ग्राहक भी है जो हमें बताएंगे कि खादी के सामान का उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और क्या रोजमर्रा के जीवन में भी वो खादी के सामान को पहनते हैं या नहीं। यूजुअली होता था कि जब भी हम खरीदने जाते थे तो खादी के कपड़े थोड़े से महंगे लगते थे आमतौर के जो कपड़ों से। तो आज मुझे लगा कि हाँ, ये इजीली कंपेटेबल है दूसरे जो भी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि इट शुड बी अ गुड ऑप्शन। मेरा झुकाव हमेशा से था क्योंकि मेरे फादर खादी ही पहनते थे और उसको देखते हुए मैं बड़ी हुई हूँ और अब इतना इम्प्रूव कर गया है कि बिल्कुल अपडेट है फैशन के लिए। तो मैं कहीं और से खरीदने के बजाय खादी ही पहनना पसंद करती हूँ और ख़ासकर यहाँ का जो वाइट कलेक्शन है वो बहुत मन को भाता है। तो इसलिए कहीं न जाके मैं खादी आश्रम से ही ज़्यादातर कपड़े खरीदती हूँ। आमतौर पर झंडे लोग ले जाते हैं गणतंत्र दिवस पर फहराने के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा सेल जो है 15 अगस्त को होती है, स्वतंत्रता दिवस के उसमें जो है, क्योंकि सरकार का एक स्लोगन है हर घर तिरंगा, जो है उसका ज़्यादा असर पड़ता है। इसमें 4 कलर हैं, चक्र के कलर हैं, ये सफ़ेद है, केसरिया है और ये ग्रीन है, लेकिन इसका मानक में इसका कलर नहीं किया जाता। ये पट्टी जो है बिना कलर की होती है, जैसे ये कपड़ा है ओरिजिनल रूप में उसी तरह से रहता है। तो ये सरकार का जो मानक है, हमारे संविधान में इसका मानक है, हमारे संविधान में इसका दिया गया है कि इस मानक के झंडे बनने चाहिए, वही राष्ट्रीय ध्वज माने जाएंगे। लखनऊ के बाजारों में 26 जनवरी से पहले खादी और तिरंगे की इतनी जो बिक्री हो रही है, ये साफ संकेत दे रही है कि अब देशभक्ति केवल भाषणों में सीमित नहीं रह गई है, बल्कि लोगों की खरीदारी और पसंद भी बनती जा रही है। कैमरा पर्सन विवेक कश्यप के साथ मैं बरखा वली, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। देश की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। गुवाहाटी के कामाख्या और कोलकाता के हावड़ा स्टेशन के बीच चलने वाली इस ट्रेन की पहली कमर्शियल यात्रा के लिए बुकिंग खुलते ही कुछ ही घंटों में सभी सीटें फुल हो गई। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर यात्रियों के बीच जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहली कमर्शियल यात्रा के लिए बुकिंग खुलते ही कुछ ही घंटों में इसकी सभी सीटें फुल हो गई हैं। लोगों में इस ट्रेन को लेकर
इतना क्रेज है कि महज 24 घंटे के अंदर ही हर क्लास का टिकट बिक गया है। यात्रियों को दी जाने वाली आधुनिक सुविधाओं और तेज रफ्तार के कारण ही बुकिंग खुलते ही टिकटों की भारी मांग देखी गई है। गुरुवार को होने वाली पहली कॉमर्शियल रन को लेकर रेलवे और यात्री दोनों में काफी रोमांच बना हुआ है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन 17 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये ट्रेन 22 जनवरी से कामाख्या और 23 जनवरी से हावड़ा से अपनी पहली कॉमर्शियल यात्रा शुरू करेगी। इस ट्रेन के लिए टिकट बुकिंग 19 जनवरी को सुबह 8 बजे शुरू हुई थी। PRS और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए टिकट आरक्षण की विंडो खुलते ही यात्रियों ने तेजी से टिकट बुक कर लिए। बुकिंग इतनी तेज रही कि 24 घंटे से भी कम समय में सभी क्लास में टिकट पूरी तरह बिक गए। फर्स्ट क्लास में 2 फरवरी तक सीटें फुल हैं, थर्ड AC में 24 जनवरी तक और सेकंड AC में 23 जनवरी तक सीटें फुल हो गई हैं। हावड़ा और कामाख्या वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चला करेगी। कामाख्या से रवाना होने वाली ट्रेन हफ्ते में बुधवार को छोड़कर बाकी सभी दिन चलेगी, जबकि हावड़ा से रवाना होने वाली ट्रेन हफ्ते में गुरुवार को छोड़कर बाकी सभी दिन चला करेगी। आपको बता दें कि ये ट्रेन न केवल अपनी गति बल्कि आरामदायक रात भर की यात्रा के लिए डिजाइन की गई है। इस ट्रेन के शुरू होने से हावड़ा और कामाख्या दोनों शहरों के बीच रेलवे यात्रा का वक्त 3 घंटे से ज्यादा कम हो जाएगा। कामाख्या हावड़ा वंदे भारत स्लीपर से पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ये रिस्पॉन्स दिखाता है कि लोग अब तेज, सुरक्षित और आरामदायक ट्रेनों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पूर्वोत्तर में प्रीमियम रेल सेवा की एक नई शुरुआत मानी जा रही है। आजमगढ़ स्थित DAV PG कॉलेज में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले का संयुक्त रूप से क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और कौशल विकास मिशन द्वारा आयोजन किया गया। मेले में कई निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भाग लिया। रोजगार मेले में बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रतिभाग किया, जहां उन्हें विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। आयोजकों के अनुसार इस तरह के रोजगार मेले युवाओं को स्थानीय स्तर पर नौकरी के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जी, ये रोजगार मेला यहाँ पर आज जो है शासन के निर्देशों और उसी अपेक्षाओं के अनुरूप लगाया गया है और जिसमें हम लोगों ने इस मेले का प्रचार प्रसार पम्फलेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से और मोबाइल गाड़ियों के माध्यम से करवाया था। और यहाँ पर इसके उपलक्ष्य में जो है 20 से अधिक कंपनियां हमारे पास यहाँ पर आई हुई हैं और यह जो बच्चों की भीड़ है आपके सामने है, आप देख रहे हैं। और इनका अभी भी जो है इंटरव्यू चल रहा है और ये कंपनियां इनका सीधा इंटरव्यू लेने के बाद ही सिलेक्शन दे देती हैं इनके। और जो लड़के इच्छुक होते हैं और जाना चाहते हैं और वो जाते हैं तो इनको वहाँ पर एक काम मिल देती है। हमें L&T कंपनी के थ्रू रिलायंस फ्यूचर में रिलायंस कंपनी में हमें एज ए वेल्डर हेल्पर के थे अहमदाबाद में चयन हुआ है हमारा। ज्वाइनिंग लेटर हमें यहीं से देने के लिए कहा गया है। सैलरी हमें 20+ बताया गया है 8 आवर ड्यूटी से। विथ रहना कंपनी की तरफ से फ्री है। खाने के लिए हर हफ्ते कंपनी 1000 रुपये हमें अलग से दिया करेगी, जिसका चार्ज हमें मंथ के एंड में अपनी सैलरी से कट कराना रहेगा। जितने भी कैंप लगे हैं रोजगार के बारे में वितरण में लगा है। मैं यहाँ पे कुछ जगहों पर घूमा टहला तो यहाँ पर देखा कि रोजगार के बारे में बताया जा रहा है। मैं एक जगह रोजगार संगम में अपना थोड़ा सा कुछ परिचय दिया, यहाँ पर लेखा जोखा किया कि रोजगार के बारे में कुछ कैसा क्या होगा। तो यहाँ पर हमने गया तो उन्होंने बोला कि महीने में 30 दिन होता है, 26 दिन ड्यूटी करना होता है, 4 दिन आपको छुट्टी रहती है। इसके बाद एक प्रोसेस बताएं आगे कि अगर आपको ज्वाइन करना है, जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो आपको 1250 पे पेमेंट करना होगा। 1250 पेमेंट करने के बाद इसमें आपको ड्रेस मिलेगा, टाई बेल्ट जो भी होगा, इसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। प्रदेश सरकार के उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर कन्नौज की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं गुलाब की खेती, इत्र और गुलाब जल बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। मिशन के तहत मिले प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और विपणन के अवसरों से इन महिलाओं को स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहचान मिली है। इत्र कारोबार से जुड़े स्वयं सहायता समूह थोक और पैक्ड बोतलों में उत्पाद बेचकर नियमित आय अर्जित कर रहे हैं। सामान्य दिनों में 30 से 50 हजार रुपए और
मेलों में 40,000 रुपए से अधिक की कमाई हो रही है। स्वयं सहायता समूह की सदस्य तरावती ने बताया कि सरकारी मदद से इत्र निर्माण का कारखाना स्थापित किया गया है। समूह के उत्पाद सरस मेला, इंटरनेशनल ट्रेड शो और विदेशों तक पहुंचे हैं। मुख्य विकास अधिकारी राम कृपाल चौधरी ने बताया कि मिशन से हजारों ग्रामीण महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। आने जाने के लिए सरकार देता है, खाने के लिए सरकार देता है, रहने के लिए सरकार देता है। होटल पे होटल बुक करता है, वहीं में खाना मिलता है, वहीं में रहने के मिलता है और जाने के लिए खर्चा सरकार देता है। हम झांसी लगाया और प्रयागराज लगाया, दिल्ली लगाया, पंजाब लगाया, नोएडा लगाया, कानपुर लगाया, इतनी जगह गए सर। समूह सर इंदिरा की दीदी आई, समूह मतलब कहीं कि जुड़ो, आगे बढ़ो, पैसा 4 पैसा जमा करो और धीरे धीरे कोई धंधा करो, मतलब पैसा लो और आगे काम बढ़ाओ। तो वैसे हमारे लोगों को समझ में आ गए, हम लोग जुड़ गए, फिर धीरे धीरे संगठन बना, 6 समूह जुड़े, 60 महिलाएं की कोई समूह सखी बनी, कोई अध्यक्ष बनी गई, कोई बीसी सखी, से सब बन गई। सर पहले समूह हमारे यहाँ चलते थे यूपी डास वाले, उससे मुझे जानकारी थी। हम मजदूरी करते थे कन्नौज में, कोठियों में, तो आंध्रा की महिलाएं आई, उन्होंने कहा कि महिला समूह जोड़िए, ग्रामीण आजीविका के नाम से है, तो उसमें पत्नी को जोड़ दिया। उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जोड़ते जोड़ते उन्होंने 6 समूह, पहले एक बनाया, एक से कहीं नहीं, फिर संगठन बनाया, तो संगठन बनाया, संगठन में 60-62 महिलाएं जोड़ दी। उसमें से ये इन्होंने अपना गुलाब जल और गुलकंद और चंदन मुट्ठा पाउडर और स्प्रे भरना और ये धूप बत्ती भरना, अगरबत्ती, कच्चा माल खरीद के और पैकिंग करना, ये सारे काम शुरू करवा दिए। इससे हमें मेले मिलने लगे सरकार के माध्यम से। जब मेले मिलने लगे तो हमारा पैदावार, इनकम बढ़ी। इनकम जब बढ़ी तो और मनोबल बढ़ा, तो इन लोगों से भी कहा कि सब लोग करिए। उसमें से सारी महिलाओं को एक संगठन में एक समूह सखी है। जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने एनसीसी कैडेटों के लिए बड़ी सौगात दी। विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह और एनसीसी ग्रुप कमांडर वीके पंजुयार ने अत्याधुनिक ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग एरिया और फायरिंग रेंज का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में कैडेटों को संबोधित करते हुए ग्रुप कमांडर ने बताया कि फायरिंग रेंज पूरी तरह सुरक्षित और आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिससे कैडेटों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा और वे कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित होंगे। उन्होंने कहा कि ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग एरिया अत्याधुनिक है और अपने प्रकार का सबसे बड़ा प्रशिक्षण क्षेत्र है। कुलपति ने कहा कि ये छात्रों के सर्वांगीण विकास और अनुशासन, एकता तथा राष्ट्र सेवा की भावना के लिए महत्वपूर्ण कदम है। विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ एनसीसी से जुड़कर नेतृत्व और देशभक्ति सीखेंगे। एनसीसी के लिए विश्वविद्यालय काफ़ी सालों से प्रयासरत था और मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम लोगों को 98 बटालियन की यूनिट यहाँ पे मिली है और एनसीसी के माध्यम से हमारे बच्चे और अनुशासित होंगे और उनकी ट्रेनिंग होगी और विश्वविद्यालय को गर्व है कि वो देश के निर्माण में एक सक्षम एनसीसी कैडेट्स को बनाने में अपना सहयोग दे। एनसीसी के कैडेट्स के ट्रेनिंग के लिए एक ऑब्स्टिकल कोर्स और एक फायरिंग रेंज का निर्माण किया है। ये जो फायरिंग रेंज है ये हमारे सारे कैडेट्स के लिए एक बहुत ही सुरक्षित और एक बहुत ही कंट्रोल्ड फैसिलिटी होगी, जहाँ पर कि हमारे बच्चे यहाँ पर फायरिंग कर सकेंगे। इससे उनके अंदर अनुशासन, नेतृत्व और अपने शारीरिक विकास का मौका मिलेगा। जो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कोर्स बना है ये इस पूरे ही पूर्वांचल एरिया में मेरे ख्याल से सबसे ही बड़ा ऑब्स्टिकल कोर्स है और ये यहाँ पर हमारे बच्चों को वो सुविधा देगा जिससे कि ये अपने आने वाले कैंप्स में, आगे की प्रतियोगिताओं में और अगर फ्यूचर में किसी सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं या पैरामिलिट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए इनको यहाँ पर प्रशिक्षण मिलेगा। तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।